हेलो बच्चों, वेलकम टू द सवन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सवन कुमार राठौर और आज हम डिस्कस करेंगे अपना क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था उसका हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम कुछ अपने जो हमारा जितना हो गया था, जैसे गॉस की प्रमेय हो गई थी, तो हम उसके मतलब एप्लीकेशन करेंगे, जैसे उसके अनुप्रयोग करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले कि ये वीडियो कौन कौन देख सकते हैं बच्चे। तो बेसिकली ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा देख सकते हैं। तो क्लास 12 IIT जेई नीट और जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ये देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये इसमें मैं हिंदी में ही बताऊंगा बच्चों को, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चे या हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। तो चलिए, पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो बेल आइकन आता है उसके लिए दबा दीजिए, ताकि जिससे भी जल्द से जल्द अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। और उन्हें बेस्ट स्टडी एंड प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब हम अपना पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, और हम आज कुछ गॉस की प्रमेय पर अनुप्रयोग करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो जितने हमारे हो पाएंगे उतने करेंगे, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम का सत्यापन करें। जो मैंने आपको कूलाम का नियम क्लास 12 मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपने पूरे डिटेल में आपको, तो वही मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का प्रूफ, अब वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे अपना कि गॉस की प्रमेय की सहायता से, ना गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन, ठीक है बच्चों। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। तो हम इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, और मैं आपको पता है कि मैं डायग्राम से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। जो भी पढ़ाऊंगा आपके लिए बिल्कुल डायग्राम से यहीं पर याद हो जाएगा पूरे डेरिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया है सर्कल, ठीक है। ये बना लिया हमने एक सर्कल, ठीक है। अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया O, इस पर प्लस की कोई आवाज स्थित है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने ऐसे अपना बना ली, ठीक है। और ये तो आपको पता है कि यहाँ तक की यहाँ से लेकर डिस्टेंस होती है R, रेडियस होती है हमारी, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है हमारा P, ठीक है। ये हो गया हमारा बिंदु P, और इसी में जा रहा है क्षेत्रफल वेक्टर DA, और ये जा रही है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो सिंपली मैंने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। और आपको बताऊंगा कि ये हमारा कोई कंडक्टर, ठीक है। तो हमें इसमें बिल्कुल बाहर से कुछ नहीं लिखना, मैं आपको जो भी लिखवाऊंगा यहीं से लिखवाऊंगा कि माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू कोई आवेश स्थित है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु ओ को केंद्र मानकर, इसके लिए बिंदु ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं, ठीक है। मतलब गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बिंदु P से होकर गुजरता है, जो बिंदु इस P से होकर गुजरता है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है इसमें चित्र में। तो माना बिंदु P के चारों ओर का लघु क्षेत्रफल अवयव, माना बिंदु P के चारों ओर का लघु क्षेत्रफल अवयव DA है, और अब हम वही लिखते हैं कि अतः लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और ये सब मैटर लिखने के बाद हम अपने डेरिवेशन कर देंगे, ठीक है। तो हम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ, तो यही मैं लिखवा दूं, मैं इसमें लिखवा दे रहा हूँ, बाकी सब में ऐसे ही बनेंगे सेम। तो आपके लिए मैं बता दिया करूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले भी लिखवाई थी, इसमें भी फिर भी लिखवा दे रहा हूँ। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू कोई आवेश स्थित है, स्थित है, इससे स्मॉल आर
दूरी पर कोई बिंदु, दूरी पर कोई बिंदु हमारा P है, ठीक है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई हमारा बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर, इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जो बिंदु P से होकर गुजरता है। माना बिंदु P के चारों ओर का माना बिंदु P के चारों ओर का लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। अतः लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली अपना फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैंने आपके क्या अपना फॉर्मूला बताया था कि डी फाई बराबर में होता है हमारा E इंटू डी ए। डी फाई बराबर में होता है हमारा A इंटू डी ए, ये सब वेक्टर में, ठीक है। जब हम वेक्टर हटाएंगे तो डी फाई बराबर में हो जाएगा E कॉस थीटा, लेकिन हम यहाँ पर थीटा बराबर लगा देंगे अपना 0 डिग्री, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा उसके लंबवत होगा, क्योंकि पृष्ठ पर कोई भी अगर हम खींचते हैं वो उसके लंबवत ही आता है। और इसके लिए हमारे ने आपको बताया था कि इसके लिए थीटा जो आता है वो हमारा 0 डिग्री आता है, ठीक है। तो थीटा बराबर में आ जाएगा हमारा 0 डिग्री, डी फाई बराबर में ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आ जाएगा E इंटू डी ए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि संपूर्ण यहाँ पर भी डी है, ठीक है, E इंटू डी ए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, पूरे गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फाई इज इक्वल टू, हमें पता है कि इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे ए जो हमारा साइन होता है समाकलन का ही, लेकिन इसमें हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, इसे कुछ कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही आप बना लीजिए, इसमें मतलब इंटीग्रेशन ये समझिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फाई बराबर हमारा हो जाता है ई कांस्टेंट है इंटू डी ए, ठीक है। और हमने बनाया है यहाँ पर गोला एक, ठीक है, हमने जैसे बनाया गोला, तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कॉल द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय हमारी क्या कहती है बच्चों, ये कहती है कि फाई बराबर में होता है हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, कॉल द इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो फाइव देखिए, फाइव हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब तो ये हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे हमारे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 और बराबर में ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ई बराबर हमारा आ जाएगा, ई बराबर हमारा आएगा निकल के 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब ई बराबर जो है हमारा वो आ गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की, मतलब कूलम गॉस की प्रमेय की सहायता से, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र मतलब व्यंजक प्राप्त करो, तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें करना है प्रूफ कूलम का नियम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा आगे हम लिखेंगे कि अतः बिंदु पी पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, मतलब हम मानेंगे, मतलब पहले से कि मान लेंगे हम कि बिंदु पी पर कोई भी परीक्षण आवेश स्थित है, ठीक है। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा, वो लगेगा F बराबर QE, ठीक है। मान लिया यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश हमारा Q0 है, ठीक है। अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले नहीं था, अभी मान लेते हैं। माना बिंदु पी पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, अतः परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। अतः परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो हमारा आएगा यहाँ पर कि जो बल लगता है वो लगेगा F बराबर में Q0 E, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिख देंगे, और जो हमारे E की वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। F बराबर में Q0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन में आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल हमारा कूलम का नियम प्रूफ हो गया है। और Q के लिए मान लेंगे Q1 और Q0 के लिए मान लेंगे हम, मतलब Q1 बराबर हो जाएगा हमारा Q और Q2 बराबर हो जाएगा हमारा Q0। तो आप देखेंगे कि हमारे कूलम का नियम हो जाएगा प्रूफ, है बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ बच्चों, ये हमारा कूलम का नियम जो भी था वो हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। तो आप इसके लिए नोट कर लीजिए, मैंने बिल्कुल आपके लिए पूरा ऐसे ही सॉल्व करवा दिया, बिल्कुल इससे डायग्राम से ही, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। और वैसे कुछ क्लियर तो दिखाई दे रहा है कैमरे में, बच्चे कहते हैं क्लियर नहीं दिखाई देता सर, तो वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा। और बेटा अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जिस पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, तो अभी यही है, इससे ही आप पढ़ो, धीरे धीरे चल के हम डिजिटल बोर्ड भी लेंगे, फिर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर लाइट का पूरा फोकस नहीं पड़ पाता है ना ठीक से। तो बच्चों इतना नोट कर लो, डेरिवेशन हमारा पूरा हो गया है। तो कर लिया नोट। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कि चालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। चालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये भी हमारा बहुत बड़ा डेरिवेशन है, तो हम अब नेक्स्ट करेंगे अपना, पढ़ेंगे हम कि चालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों सब समझ में आया पूरा डेरिवेशन? मैंने आपको बिल्कुल डायग्राम से ही सब समझा दिया है, पूरा बता दिया आपको, ठीक है। तो इसी तरह से हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ कुछ रटने वाला काम नहीं होता है, ठीक है। हम आपको एक ही बात बताएंगे। तो हम अगला हेडिंग डालेंगे अपना कि चालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब गोलीय कोष चालक के कारण होता है, हमारा एक चालक है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, हेडिंग डालेंगे पहले कि चालक गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चालक गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे ही कोई भी एक गोला बना लेंगे, ठीक है, ऐसे करके हमने बना लिया यहाँ पर एक गोला, ठीक है। इसके अंदर हमने मान लिया कि O कोई बिंदु है और ऐसे करके हमने इस पर मान ली यही वो हमारी, और इस पर प्लस की कोई स्थित है, ठीक है। और इसके जो मतलब बीच की दूरी है, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली है कैपिटल R, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने कैपिटल R मान ली है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कैपिटल R मान ली है, ठीक। तो इसी के बाहर में एक और गोला बनाइए, डॉट 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 करके मैं गोला बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों एक और हमारा गोला, तो हम इसके लिए मतलब यहाँ से बिंदु केंद्र यही रहेगा हमारा, तो हम इसकी जो बड़े वाले गोले की हम डिस्टेंस मानेंगे वो मानेंगे हम स्मॉल r, ठीक है, ये मान लेंगे हम स्मॉल r, ठीक है बच्चों। और इस पर भी इसके बाहर एक कोई प्लस क्यू आवेश आ गया है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश इस गोले के बाहर जो है प्लस क्यू आवेश आ गया है, ठीक है बच्चों, ये प्लस क्यू आवेश कोई आ गया है इस पर, ठीक है। और यहाँ तक की हमने दूरी r मान ली, तो यहाँ पर एक कोई हमने बिंदु मान लिया P, ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और एक छोटा सा हमने मान लिया लघु क्षेत्रफल अवयव dA, ठीक है, ये मान लिया हमने लघु क्षेत्रफल अवयव dA, और ये हो जाएगा हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिंपली हमें इसमें कुछ बाहर का नहीं लिखना है, सब हमें डायग्राम से लिखना है कि माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिसकी दिया गया प्लस क्यू आवेश, मतलब माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, मतलब ए है हमारा गोलीय कोश, ठीक है, जिसको दिया गया प्लस क्यू आवेश उस पर एक समान रूप से संचरित हो जाता है, आपको दिखाई दे रहा है संचरित होते हुए, ठीक है, जिस पर एक समान रूप से संचरित हो जाता है गोलीय कोश के केंद्र O से, गोलीय कोश के केंद्र O से कोश के बाहर स्मॉल r त्रिज्या या स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर, इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या की, मतलब ये जो स्मॉल r त्रिज्या है, स्मॉल r त्रिज्या की हमने गॉसियन पृष्ठ की रचना की, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो बिंदु P से होकर गुजरता है, जो बिंदु P से होकर गुजरता है, हम देख रहे हैं बिंदु P से होकर गुजरता है, ठीक है। माना बिंदु P के चारों ओर का लघु क्षेत्रफल अवयव dA है, अतः लघु क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ऐसे करके हमें इसकी लिखनी है, तो इसकी भी लिखवा दूं, चलो लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन टाइम आपका ही खराब हो रहा है, ठीक है। माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय, माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, ठीक है, जिसके केंद्र में, मतलब माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिसको दिया गया प्लस की कोई आवेश, ठीक है, जिसको दिया गया प्लस क्यू कोई आवेश, उस पर एक समान रूप से, उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है, उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। माना गोलीय कोश के केंद्र O से, गोलीय कोश के केंद्र O से, गोलीय कोश के केंद्र O से, ठीक है, गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी लिखता हूँ मैं, इतनी थ्योरी तो बहुत देर लगती है, जिस पर हमें
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर, ये जो हमारा बिंदु है इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है, जिसके मतलब इसके बाद हम रचना करते हैं जो बिंदु P से होकर गुजरता है, तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो बिंदु P से होकर गुजरता है, माना बिंदु P के चारों ओर का, लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। ठीक है, अतः लघु क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो लघु क्षेत्रफल अवयव से हमारा जो गुजरता है फ्लक्स वो हमें यहाँ पर लगाएं डी फाई बराबर में E इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, तो ये तो होने वाला, हम यहाँ पर लिखेंगे डी फाई बराबर में हो जाएगा हमारा ई डी ए कॉस थीटा। अभी और आपको पता है कि मतलब परपेंडिकुलर होता है तो थीटा बराबर में आ जाएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है, और डी फाई बराबर में होता है cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो ये इंटू डी ए आ जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वेक्टर। तो ये जो हम निकाल रहे हैं, आप यहाँ पर एक हेडिंग लगा लीजिए, यहाँ पर कि हम निकाल रहे हैं कोश के बाहर। ठीक है, आप यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए कि हम कोश के बाहर निकाल रहे हैं, कोश के बाहर है हमारा। ठीक है, क्योंकि इसकी एक दो स्टेजें और होती हैं। ठीक है, कोश के बाहर निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वही करेंगे हम इंटीग्रेशन। ठीक है, डूइंग इंटीग्रेशन, तो डी फाई का हो जाएगा हमारा फाई ई, और इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, क्योंकि ई तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, और डी ए मतलब यह तो एक सर्कल ही, तो इसका हम देखेंगे तो कोश के हम बाहर देखना है। ठीक है, तो इसमें हम लेंगे, जैसे हम कोश के बाहर देख रहे हैं, इस कोश के बाहर। ठीक है, तो इसकी जो हमारी डिस्टेंस दे रखी है वो स्मॉल आर दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो आएगा हमारा फॉर्मूला वो आएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कॉल द इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम गॉस लॉ, या गॉस मतलब गॉस की प्रमेय से। ठीक है, गॉस की प्रमेय से। ठीक है, गॉस की प्रमेय से हमारा जो आएगा वो आएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऑल द इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, हम लिख देंगे यहाँ पर, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम लेके जाएंगे उधर, तो आ जाएगा हमारा ई बराबर में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये जो हमारी निकल के आई है कोश के बाहर की आई। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया है कोश के बाहर। ठीक है, अब हमें कोश के अंदर भी याद करना है। ठीक है, और कोश के पृष्ठ पर भी, तो हम अगला हेडिंग डालेंगे यहाँ पर कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर। ठीक है, तो अगर हम गोलीय कोश के पृष्ठ पर भी निकालेंगे तो भी ऐसे निकलेगा, लेकिन हम यहाँ पर कुछ भी यही फॉर्मूला निकल के आएगा, लेकिन बस यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है बैलेंस से पूरे की बाहर थी हमारी स्मॉल आर, यहाँ पर हो जाएगी कैपिटल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल आर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा कि बराबर में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हुई हमारी पृष्ठ पर। ठीक है,
ये हो गया हमारे पृष्ठ पर। और यहाँ पर आएगा अपना नेक्स्ट हेडिंग, वो आएगा कि गोलीय कोश के भीतर, इसके भीतर, ठीक है, तीसरा हेडिंग आया कि गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर। तो बच्चों आप बताइए कि गोलीय कोश के भीतर की कैसा आएगा फॉर्मूला? आपको लगता है कि इसमें से कोई फॉर्मूला आएगा? नहीं, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं आया, क्योंकि गोलीय कोश के भीतर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि चूंकि चालक गोलीय कोश को दिया गया जो आवेश है उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। जिस कारण गोलीय कोश के भीतर आवेश न होने के कारण, मतलब ये तो इसके ऊपर वितरित हो गया लेकिन इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं बचा है, ठीक है, ये तो ऊपर ही इसके संचरित हो गया है। तो इसके अंदर कोई भी हमारा जब आवेश नहीं है, और इस फॉर्मूले में आ रहा है हमारा आवेश, क्यों आ रहा है, हमारा चार्ज आ रहा है, तो जब हमारा कोई भी आवेश नहीं है, क्यों नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारी आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमारी जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ई बराबर आएगा हमारा यहाँ पर जीरो, ठीक है, ई बराबर आ जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि इसमें चालक गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश ना होने के कारण, कोई आवेश ना होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट में इतना ही लिखवा दिया, ठीक है, ई बराबर में हो जाएगा हमारा जीरो। तो यही हो गया आपका प्रूफ फॉर्मूला है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपके लिए पूरा करवा दिया, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। और वैसे एक डेरिवेशन हमारा और हो जाएगा, एक डेरिवेशन और कर लेंगे, उसके बाद मैं ये लेक्चर एंड कर दूंगा, ठीक है। फिर लगभग एक क्लास में मैं अगले वाला क्लास में एक पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इतना। तो नोट कर दिया होगा आप लोगों ने बच्चों। बस अब हम एक और एप्लीकेशन इसका पढ़ेंगे, इसके बाद मैं इसको लेक्चर को एंड कर दूंगा, ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारा अगला हेडिंग क्या है, वो रहेगा हमारा कि अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले सर इसमें इंक डालने, नहीं तो कम दिखाई देगा, और सुनाई तो दे ही रहा है, वो तो सही है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कि अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। के अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम कि अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा अगला हेडिंग। तो हम इसमें डायग्राम बनाएंगे अपना, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है, ठीक है। इस तार को हम कह देते हैं सी और डी, मतलब सी डी कह देते हैं इस तार को, ठीक है, सी डी, ठीक है। और इस पर मैंने कोई चार्ज इस पर दे दिया, जिस पर एक समान रूप से वितरित हो गए चार्ज, और एक मैंने यहाँ पर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना दिया, ठीक है। ये दो नहीं है यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, ये जो गॉसियन पृष्ठ है यहाँ पर एक ही होता है, ये समझो बीच में काट के इसमें घुसेड़ा गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा हो गया, ठीक है, बन गया ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर कोई हमने मान लिया पॉइंट ओ, इसके यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली हमने आर, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया हमने पी, इसके इधर डी ए, इसके इधर ई, ठीक है। और इसके यहाँ पर हो जाएगा लघु क्षेत्रफल, वही हमारा डी ए, ठीक है।
तो ए हो गया हमारा, और इसकी लंबाई जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी एल। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी एल। ठीक है, तो हमें बाहर से कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि हमें रटना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं, मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको, आपको समझ में आ रहा है। तो माना हम लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई का कोई सीधा तार CD है। ठीक है, माना अनंत लंबाई का कोई सीधा तार CD है जिसमें स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P को केंद्र मानकर, मतलब इसके लिए मतलब हमारे जो है यहाँ पर ओ बिंदु P नहीं, इसके लिए स्मॉल l लंबाई के, मतलब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। तो इसके लिए हम पूरे गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। जैसे मैंने कहा आपके लिए कि माना अनंत लंबाई का कोई तार CD है। ठीक है, जिसको दिया गया प्लस क्यू आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, और जिसमें स्मॉल r दूरी पर ए आपको दिखाई दे रहा है बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, सिंपली बात है। और इस पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हम स्मॉल l लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं पहले। ठीक है, और जो कि बिंदु P से होकर गुजरता है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि बिंदु P से होकर गुजरता है। माना बिंदु P के चारों ओर का लघु क्षेत्रफल हमारा D है, अतः लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ, तो वही सब हम लिख देंगे यहाँ पर। मतलब वैसे भाई थ्योरी लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा ऐसे ही। आपको मैं बता दूंगा, आप बस बना बना के ले लेंगे सब थ्योरी जो मैंने पीछे लिखवाई है, आप बस वही छाप देना, बस उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना। ठीक है, कि माना बिंदु O पर प्लस क्यू कोई आवेश स्थित है, माना अनंत लंबाई का कोई तार हमारा CD है जिसमें दिया गया प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से संचरित हो जाता है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु हमारा P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसे करके ऐसा, लेकिन चलो लिखवा देते हैं। ठीक है, माना अनंत लंबाई का कोई तार CD है। ठीक है, जिसमें स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु P है, बिंदु P मतलब जिस पर इस कोई बिंदु P है। ठीक है, और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए स्मॉल l लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो बिंदु P से होकर गुजरता है। माना बिंदु P के चारों ओर का लघु क्षेत्रफल D है। माना P के चारों ओर का लघु क्षेत्रफल अवयव DA है। ठीक है, अतः लघु क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे अपना फॉर्मूला, सीधे हमारे अपने वही फॉर्मूला लिखना है। d5 बराबर में हो जाएगा हमारा E इंटू DA। ठीक है, वेक्टर d5 बराबर में हो जाएगा हमारा E DA cos थीटा, E DA cos थीटा, थीटा बराबर में आ जाएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, और d5 बराबर में आ जाएगा हमारा DA। ठीक है, E इंटू DA। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कि फाई इज इक्वल टू E इंटू DA, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। डी तो कांस्टेंट है। तो मैं आपको बताऊं
कि हमारा डीए है, तो जो बेलन का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है हमारा 2 पाई RH, 2 पाई RH। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वो लेना है, लेकिन हमने इसमें हाइट ली है, वो हमने लंबाई ली है L ली है, तो हम यहाँ पर 2 पाई RL लगा देंगे। ठीक है, डी फाई बराबर हो जाएगा हमारा E इंटू 2 पाई RL। ठीक है, कॉल द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। ठीक है, तो आएगा हमारा फाई बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉल द क्वेश्चन नंबर सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कि E इंटू 2 पाई RL इंटू 2 पाई RL बराबर में हो जाएगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम लेके जाएंगे इधर, E बराबर में मतलब हो जाएगा हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में RL। तो मैंने आपके लिए पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपके लिए कि लैम्डा बराबर जो होता है हमारा वो होता है Q अपॉन L। ठीक है, एक ही आवेश में, तो मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली कि E बराबर में हो जाएगा हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये तो हमने मान लिया लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन R आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसे, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रूफ। लेकिन अगर मैं आपके लिए मैं बताऊं कुछ, मैं इसमें भी सरल कर देता हूँ आपको। जैसे अगर आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप कहाँ से लेके आएंगे, तो हम ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर व 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर, 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, भाग करने पर, तो जब हम ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ई बराबर में आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो ये मैंने आपको आसान बना दी कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए पूरा डेरिवेशन करवा दिया प्रूफ। तो ऐसे ही है, और अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब, क्योंकि यहाँ तक ही आज रखते हैं, नहीं तो ज्यादा ओवर हो जाएगी हमारी क्लास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पे हमारा पूरा रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, पढ़िए, और जो पिछले लेक्चर पढ़ाया वो भी पढ़िए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।